जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें लिखा है ये कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में है नहीं, कैसी हैं, काल्पनिक। अब हम दो फिगर बनाएंगे, एक में अक्षांश दिखाएंगे और एक में देशांतर। ठीक, तो देखो ऐसी है पृथ्वी ना, और हल्का 23.5 डिग्री झुकी भी है। ठीक है भी नहीं, क्योंकि ठीक है ये ऐसे थोड़ा तिरछा क्यों बनाई, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी है। जब तुम ग्लोब खरीद के लाओगे मार्केट से तो कैसे होता है, वो झुका हुआ होता है थोड़ा। ठीक, इसलिए मैंने थोड़ा इसको झुका हुआ बना दिया है। देखो समझो, तो पृथ्वी गोल है। ठीक, अब अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई ये समझो, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है। ठीक, और उस पर कौन सी चीज़ कहाँ है, उसके अध्ययन के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई, स्थिति जानने के लिए, वास्तविक स्थिति कि ये चीज़ कहाँ पर है, समझे, इसलिए देशांतर और अक्षांश रेखाएं। अब पहले देखो अक्षांश, अक्षांश रेखाएं क्या है, तो पहली रेखा है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, ऐसे थोड़ा राउंड शेप में बना लो, ये है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य। फिर देखो एक है नीचे ऐसे और एक और ऊपर है, और इन दोनों रेखाओं के बीच जो गैप है वो कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये है, और 23.5 डिग्री ये है। बातें नहीं, बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा पक्का। देखो, और ये ऊपर वाली क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क, और ये है मकर रेखा। तो है जैसे रेखा तो हम जाने जाएंगे, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तीन क्या है, मेन रेखाएं हैं, तीन मेन रेखाएं मान ली जाती हैं। अगली एक ऐसे और खींचते हैं, वो 66.5 डिग्री, इसको पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक, और एक ऐसे खींच लेते हैं, तो इसको भी 66.5 डिग्री लिखते हैं। ठीक, ये वाली रेखा थोड़ा ऐसे खींचो, क्योंकि ऐसे, ठीक, क्योंकि गोल है ना पृथ्वी, तो ऐसे हो जाएगी। अब ये समझो, तो 23.5 डिग्री ऊपर जो होगी भूमध्य रेखा के वो कर्क रेखा है, और जो नीचे होगी वो मकर रेखा है। ये दो इंपॉर्टेंट मान ली गई, क्यों, मैंने बताया अभी, पढ़ने के लिए सारी रेखाएं खींची गई। और ये ही नहीं है, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, कहने का मतलब हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। क्या, अनंत, मतलब इसमें बहुत सारी, और उनको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से मैंने बताया है कि टोटल 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और उन रेखाओं को कैसे खींचा गया, जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर। अगर हमसे कोई पूछेगा अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं। ठीक, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं। अब इसमें देखो, तो ये ऊपर है, ये इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, पहले यहाँ देख लो, अक्षांश देख लो टोटल कितने हैं। अक्षांश है टोटल, ये एक भूमध्य रेखा हो गई, इधर इसके 90 हैं और 90 ऊपर है। कहने का मतलब 90 प्लस 90 तो और प्लस एक भूमध्य रेखा, तो टोटल अक्षांश हो गए कितने, 181। टोटल अक्षांश कितने हैं, 181, 181। फिर अगर हम कहें अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अगर अक्षांश रेखाएं कहें तो अब ये तुम्हें पता कि उत्तरी ध्रुव है। ठीक, और ध्रुव जो होगा वो पॉइंट के हिसाब से होगा, पॉइंट है वो रेखा नहीं है, और दक्षिणी ध्रुव भी पॉइंट के हिसाब से कोई लंबी रेखा नहीं है, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है। तो 181 में से 2 माइनस कर दो तो 179, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश कितने हैं, 181, लेकिन रेखाएं, अगर रेखा शब्द लगा देते हैं, रेखाएं कितनी है तो 179। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये लगाना है। ठीक, अब ये कैसे, मैंने कहा एक चीज इसमें पहले समझो, ये सब आया कहाँ से, ये डिग्री कहाँ से आ गई। तो एक जो है भूगोल वेता हुए, इतिहासकार कह लो, भूगोल वेता कह लो, हिपार्कस। कौन ये, हिपार्कस। ये देखो गोल जो है सर्कल किस तरीके का है, शून्य के तरीके सा है, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं जीरो, जीरो ऐसे ही तो बनाते हैं, और ओ ऐसे बनाते हैं। जीरो और ओ में फर्क कितना है, ओ बिल्कुल सर्कल है और जीरो अंडाकार है। तो इस जीरो को
या सर्कल को, इस सर्कल को 360 डिग्रियों में बांटने का सबसे पहला काम किसने किया था? हिपार्कस ने। किसने किया? हिपार्कस। जो हिपार्कस थे उन्होंने 360 डिग्री में इस जीरो को काट दिया, बांट दिया। अब ये देखो जीरो है, ये अंडाकार है, तो थोड़ा सर्कल से मिलता जुलता है, वृत्त से मिलता जुलता है, इसलिए इसको भी पूरी पृथ्वी को 360 डिग्रियों में बांट दिया गया। उसी तरीके से अक्षांशों को केवल 180 डिग्रियों में बांट दिया गया, 180 लाइनों में। ठीक, तो इन सबके बीच में जो भी डिस्टेंस रहे, अभी बताएंगे कितनी क्या है। तो सबसे पहले हिपार्कस ने जब शून्य को इतनी डिग्रियों में बांटा, तब से इन सब चीज़ों का अध्ययन करना आसान हो गया। तो अब इसमें देखो 3 रेखाएं मेन हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक, इसमें क्या है, ये इसको बोलते हैं उष्ण कटिबद्ध। क्या बोलते हैं? कटिबंध या हाँ, और ये भी क्या है? उष्ण कटिबंध, कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध, ये भी उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब जानते हो क्या है? गर्मी। उष्मा नहीं, गर्मी, और उष्मा भी कह सकते हैं। ठीक, उष्ण का उष्ण, यहाँ पर उष्ण है, उष्ण का मतलब गर्मी। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा के नीचे और भूमध्य रेखा के ऊपर गर्मी होती है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक गर्मी ही रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ही नहीं, लगभग वर्ष के 12 महीने गर्मी होती है। ठीक, तो इन दोनों जगह क्या होती है? गर्मी, इसीलिए उष्ण कटिबद्ध बोल दिया, उष्ण कटिबद्ध। और ये है, ये भी शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी उष्ण कटिबंध है, और ये भी उष्ण कटिबंध है। अब शीतोष्ण का शतविच्छेद अगर करें हम हिंदी में तो क्या होगा? शीत प्लस उष्ण। कहने का मतलब इसमें दोनों चीजें हैं, गर्मी भी होती है, जाड़ा भी होता है। ठीक, अब भारत की स्थिति कहाँ है? तुम लोग जानते हो, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत का आधा हिस्सा उष्ण कटिबंध में और आधा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में, इसलिए कश्मीर और जितने उत्तरी राज्य हैं उसमें जाड़ा गर्मी सब होता है, लेकिन जो दक्षिणी है उसमें गर्मी ही होती है। ठीक, भारत से समझ लेना है। तो उसी तरीके से जो देश इन दोनों कटिबंधों के बीच में पड़ेंगे उनमें क्या होगी? गर्मी ही होती है। और जो देश इन दोनों के बीच में पड़ेंगे तो जाड़ा गर्मी वर्षा सारा कुछ होता है। अब वर्षा की बात रही तो भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में, जो भूमध्य रेखा के पास में क्षेत्र पड़ते हैं या भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, वहाँ जाड़ा गर्मी वर्षा, और वर्षा तो पर डे होती है, गर्मी पर डे होती है, जाड़ा पर डे होता है। कहने को मतलब वहाँ एक दिन में 3 ऋतुएं हैं, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। यहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो हम लोगों के यहाँ जब बरसात शुरू होती है तो बरसात में क्या होता है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े, घास तरह तरह की उगाती है, इसलिए यहाँ पर हरियाली और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, इसको बोलते हैं जैव विविधता, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, कहने मतलब रोज़ होती है। तो ये चीज़ें समझ में आई इतनी? उष्ण कटिबद्ध, शीतोष्ण कटिबद्ध और उष्ण शीतोष्ण, ये है। अब ये क्या है? ये है शीत कटिबद्ध। क्या है? शीत कटिबद्ध। और ये भी है शीत कटिबद्ध। शीत का मतलब ठंडा, है ना? और ये दोनों क्षेत्र सदैव ठंडे रहते हैं। अब ये सदैव ठंडे कैसे रहते हैं, ये भी तो पूछना है कि ये ठंडे क्यों रहते हैं, ये ठंडे और गर्म क्यों रहते हैं, ये गर्म ही क्यों रहते हैं। अब जो सूरज है, सन है, जो हम लोगों के अर्थ के इस साइड में है, सन की स्थिति भूमध्य रेखा के पास में ऐसे पड़ती है। ठीक, और पृथ्वी सूरज का क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो उस चक्कर लगाने की वजह से जो है यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन इतना परिवर्तन नहीं हो पाता कि मतलब शीत कटिबद्ध उष्ण बन जाए या उष्ण शीत बन जाए, ये नहीं हो पाता है। जो शीत कटिबद्ध है वहाँ सदैव जाड़ा ही रहता है। शीतोष्ण है तो वहाँ जाड़ा गर्मी रहती है ऋतुओं के अनुसार, और ये उष्ण है, गर्मी ही रहती है। क्यों? जब पृथ्वी ऐसे राउंड करती है तो ये सारी चीज़ें तो बीच ही में रहेंगी। सूरज की किरणें सदैव यहाँ पर लंबवत पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी होती है और अधिक गर्मी होती है। और जब पृथ्वी राउंड करती है तो कुछ जगहों की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिससे ऋतु परिवर्तन हो जाता है, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी वर्षा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी ही होती है, 12 मास गर्मी होती है। कहने का मतलब एक ही दिन में सारा कुछ हो जाता है। अब भारत के जो राज्य हैं देखा होगा, ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्रा तक, इन सब में बड़ी गर्मी होती है। जब उत्तर भारत में गर्मी हो रही होगी सामान्य सी, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। जब उत्तर भारत में जाड़ा होगा मतलब भड़का, तो वहाँ की क्या होगी?
वहाँ की जो है ऋतु होगी, मौसम वो बड़ा सुहावना होता है। वहाँ गर्मी होगी बहुत हल्की और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। तो क्यों? क्योंकि वहाँ जाड़ा कभी नहीं जाता है, ठीक, इसलिए। तो आप देखो टोटल अक्षांश कितने हो गए, 181, अक्षांश रेखाएं 179। तो ये समझ गए। अब ये कैसे खींची है मैंने बताया, ऐसे, ये ऐसे खींची हैं, ऐसे खींची हैं, ऐसे खींची हैं, और ये सारी ऐसे ऐसे खींची हैं, ठीक। ये टोटल 180 खींच दी गई हैं पढ़ने की दृष्टि से, पढ़ने की सुविधा से 180। अक्षांश समझ में आ गया ना, कोई डाउट? ठीक। अब देखो इक्वेटर 0 डिग्री ना? हाँ, इक्वेटर 0 डिग्री, ये तो हम भी भूल गए थे। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से इधर उधर काउंट करते हैं। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। हाँ, विषुवत रेखा कहो, भूमध्य रेखा कहो, इक्वेटर इंग्लिश में कहो, बात ही कही। अब देखो इधर अक्षांश हो गए, देशांतर देखो, ये इधर अक्षांश हो गए, देशांतर। देशांतर इसमें समझ लो, क्योंकि एक ही में अगर समझते हैं तो सारा एक में गड़बड़ हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। देखो अब अक्षांश रेखाओं की तुमने डिफिनीशन क्या पढ़ी कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के समांतर, और ये पड़ी रेखाएं हैं, क्या है? पृथ्वी पर पड़ी रेखाएं। लेकिन अब इसकी देशांतर की डिफिनीशन सुनो, ये क्या है? ध्रुव, तुम्हें पता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अभी मैंने इसमें लिखा, ये दक्षिणी ध्रुव लिख दो, और ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब देखो इधर देशांतर की परिभाषा अगर देखें, पहले हम खींचते हैं, कैसे देशांतर खींचेंगे? ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे खींच देंगे। देखो ये हो गई अक्षांश रेखाएं सभी। अब खींचा कैसे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं, मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक। तो देशांतर की परिभाषा में याद नहीं करनी, समझनी है। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाए वो देशांतर है, और जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाए वो अक्षांश है। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ये टोटल जो है 360 मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक शून्य को मैंने अभी बताया, हिपार्कस ने सबसे पहले 360 डिग्री में विभाजित कर दिया, तो इसलिए इसको 360 मान लिया कि टोटल कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब अगर हम कहें कुल देशांतर कितने हैं? 360, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि देशांतर में तो कंटिनेंट शो करते हैं। कॉन्टिनेंट तो पूरी तुम्हारी पृथ्वी पर है ही हैं, मतलब महाद्वीप जो हैं वो पृथ्वी पर ही तो हैं, और वो देशांतर और अक्षांश सभी में आएंगे, है ना। अगर हम कहें कि देशांतर रेखाएं ही भारत से गुजरती है तो गलत बात है ना, देशांतर और अक्षांश सभी गुजरते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अक्षांश और देशांतर समझ गए, इसमें कोई डाउट है? अब कुल देशांतर 360, क्यों? क्योंकि शून्य को हिपार्कस ने सबसे पहली बार 360 डिग्री में डिवाइड किया, वही चीजें मान ली गई कि वही देशांतर है। अब इसमें जो है एक होगा, अब मेन देशांतर, ये एक देशांतर मेन होगा, मेन मान लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और वो ऐसे जाएगा, इधर से उधर ऐसे देशांतर जाएगा, और उस देशांतर को हम बोल देते हैं 0 डिग्री। क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री। जो मेन देशांतर है, मुख्य देशांतर, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। और ये साइंटिस्टों ने मान लिया है कि ये जो देशांतर है वो ब्रिटेन की ग्रीनविच, जो इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, और ये ब्रिटेन की प्रयोगशाला से होकर गुजरती है, जो ब्रिटेन की ग्रीनविच प्रयोगशाला है उससे होकर गुजरती है, इसको इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, और इसको 0 डिग्री मान लिया गया। तो इन्होंने कहा, अब देखो उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ठीक, और ये क्या है? पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक। अगर देखें हम उत्तर ऐसे नहीं, क्या होगा? ये पश्चिम होगा और ये पूर्व, ठीक है, उत्तरी पूर्व, ये पश्चिम ये पूर्व। क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसे रखेंगे उत्तर की तरफ इसको, तो ये पश्चिम ये पूर्व। अब ये 0 डिग्री मान लिया इसको, वो 0 डिग्री है नहीं वास्तव में, जहां से शुरू करोगे वो 0 डिग्री होगी, जो जिस लाइन को भी मान लो वो सारी 0 डिग्री। देशांतर में 0 डिग्री पूछते हैं। हाँ, तो ये देखो 0 डिग्री इसको मान लिया, ग्रीनविच लाइन है ये, और ग्रीनविच लाइन जो है उसके पूरब में अगर हम बढ़ेंगे, पूरब के देशों में बढ़ेंगे तो एक दिन जुड़ जाता है, पश्चिम के देशों में बढ़ेंगे तो एक दिन घट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो टाइम है, भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे ब्रिटेन के टाइम से आगे है, ब्रिटेन के टाइम से आगे है। अच्छा, अब ये कैसे हो गया?
समझो, हमारी पूरी पृथ्वी, अब हम देशांतरों को समझा रहे हैं। हमारी पूरी पृथ्वी कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर? 24 घंटे में। मतलब 24 घंटों में हमारी पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। कहने का मतलब जिस देशांतर से वो शुरू होती होगी और 24 घंटे में वही देशांतर आ जाता होगा, है ना। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब है 24 घंटे में 360 देशांतर वो पार करती है। कितने? 360। तो 24 घंटे में 360 देशांतर पार करती है, तो एक घंटे में कितने पार करेगी? एक घंटे में कितने पार करेगी? 360 को अगर हम 24 से भाग कर दें, ठीक, तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 0 0, 2 1 2, 2 1 2 पंचे 15। मतलब 15 देशांतर एक घंटे में 15 देशांतर पार करती है, एक घंटे में। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, एक घंटे में 15 देशांतर पार करती है और अब एक घंटे में 15 देशांतर, तो इसको अगर हम कह दें एक देशांतर पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटा है और बटे 15 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/15 घंटे इसको लगते होंगे। मिनट में आता है ना, क्योंकि घंटा बड़ा छोटा पड़ गया इसके लिए। तो मिनट 60 से गुणा कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में। किसमें? मिनट में। तो 15 1 15 चक्कू 60, तो 4 मिनट। क्या आया? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को, ठीक। और एक देशांतर के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर। कहने का मतलब एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। अब इसको 1 मिनट, मतलब 4 मिनट में एक देशांतर पार करती है, तो पृथ्वी की इससे हम स्पीड भी निकाल सकते हैं वो कितनी है। मैं अभी बताया ना कि ग्रीनविच जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर है, और इसका रोल यही है कि उसको हम मान लिया गया है कि ये मेन रेखा है, और इसके जब हम पूरब में जाएंगे 1 दिन बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे 1 दिन घटेगा।